हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्शन नंबर 6.3 है। उसके क्वेश्चन में सेकंड से करना शुरू करें क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इसकी प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 कर लिया था और पहला क्वेश्चन भी समझा दिया था। मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कराए थे, मैंने समझा दिया था, तो आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड से हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, आइए चलो मेरे साथ हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो सेकंड में ये अपने पास पुस्तक रहती है, ये हर बार का काम है, ये बुक है एनसीईआरटी की। ठीक है, और इसमें से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में नोट करूंगा। आकृति 6.35 में ट्रायंगल ओडीसी समरूप है ट्रायंगल ओबीए के। देखो इसमें ट्रायंगल ओबीसी है, ओडीसी वो समरूप है ट्रायंगल ओबीए के, इस तरह समरूप है। ठीक है, और दूसरी बात देखो, एंगल बीओसी है, वो 125 डिग्री है। ठीक है, और दूसरा एंगल सीडीओ है, वो 70 डिग्री है ना। तो हमें ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, तीन एंगल हमें ज्ञात करने, और ज्ञात करना है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ क्या क्या ज्ञात करना है। ठीक है, पहला नंबर एंगल डीओसी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, और एंगल डीसीओ ज्ञात करना है, और एंगल ओए बी ज्ञात करना है। ये तीन एंगल हमें ज्ञात करने हैं। इसका फिगर नीचे बना हुआ है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। इस तरह से बना हुआ है। हाँ, ये समांतर रेखाएं दोनों है ना। इसमें ए सी इस तरह से है ना, और बी डी इस तरह से है, इस तरह से ए सी ऐसे है और बी डी इस तरह से ऐसे। ठीक है, अच्छा ओ इसके बीच का पॉइंट है, बस इतने की जरूरत थी हमें। अब मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, गौर से समझो। देखो हमें दिया है, उसको समझो पहले। ओडीसी ऊपर वाला ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल ऊपर वाला, ऊपर वाला, और ओ बी है नीचे वाला ट्रायंगल, समरूप है। समरूप का अर्थ है इनके एंगल बराबर होंगे। संगत कोण कैसे होंगे? बराबर, यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। ठीक है, और एंगल बी है वो बराबर होगा एंगल डी के। और ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये सभी जानते हैं, ये तो बराबर होगा ही होगा, 100% आपस में बराबर होगा क्योंकि शीर्षा में वो कोण है ना। और इन संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, लेकिन भुजाओं के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो भुजाओं के बारे में सर पीटना बेकार है। ठीक है, वैसे भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है, और देखो हमें दिया है बीओसी देखो बीओसी, ये वाला एंगल, इधर बाहर वाला एंगल 125, ये वाला एंगल 125 दिया है। ठीक है, और सीडीओ 70 दिया है। ये कितना दिया है? कहाँ है सीडीओ? ये वाला 70 दिया है, ये एंगल 70 दिया है। ठीक है, अच्छा तो हमें पहला ये ज्ञात करना है डीओसी, यानी डीओसी ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ये एंगल ज्ञात करना है। मैंने डबल निशान लगाया, वो वाला ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए तो सीधा हिसाब सही मुझे लग रहा है कि जैसे ये डीओबी एक लाइन है, डीओबी क्या एक लाइन है, तो लाइन है तो 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा, 180 डिग्री का बन रहा होगा ना। उसमें से ये बीओसी घटा दें, मतलब 125 घटा दें, तो ऊपर वाला रहे डीओसी रह जाएगा। समझ रहे हो ना? यहाँ से मैं क्वेश्चनों को हल करना शुरू करते हुए, ये देखो दिया था है ना, और ज्ञात करना वो अपने ऊपर लिख लिया, ये यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, मानों को ज्ञात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डीओबी एक लाइन है, डीओबी एक लाइन है, एक रेखा है, सरल रेखा है। एक क्या है? सरल रेखा है। तो इस पर जितने भी कोण बने उन सभी का योगफल 180 होगा, यानी एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी इजकल टू 180। क्यों? इस वाली लाइन पर दो ही कोण बन रहे हैं बस। इस वाली लाइन पर देखो, ये डीओसी लाइन पर एक तो कोण ये डीओसी ये वाला कोण डीओबी लाइन पर, और एक बीओसी ये वाला कोण है, दो कोण है। तो इसकी वैल्यू हमें बीओसी के मान पता है, देखो ये 125, तो यहाँ पर भी 125 लगा लेंगे, यानी डीओसी प्लस 125 इजकल टू 180। इधर 125 प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी डीओसी बराबर 180 माइनस का 125, घटाओ कितना बचा? तो डीओसी बराबर 5 बचा, पहली बात तो है ना, 7 में 2 गए 5 बचा, 55 डिग्री बचा। तो हमारा ये पहला आंसर आ गया 55 डिग्री। डीओसी ये कंप्लीट हो गया, ये वाला डीओसी।
अब दूसरा है DCO, अब ये वाला ज्ञात करना, ये वाला DCO, ये वाला DCO। तो ये हमने 55 ज्ञात कर लिए, यहाँ पर क्या ज्ञात कर, 55 ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब DCO ज्ञात करना और आसान है, कैसे, ये ऊपर ट्रायंगल बन गया एक DOC, एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल, मतलब त्रिभुज है, त्रिभुज तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ठीक है। जब 180 होगा तो हमें दो कोण पता है इसमें से, तो तीसरा कोण अपने आप आ जाएगा 180 में से घटा के, तो इसको हम लिखेंगे त्रिभुज DOC में, इसमें क्या है, तीनों कोणों का योगफल 180, तीनों कोणों को लिखो DOC, एंगल DOC प्लस एंगल, हाँ एक और लिखो DCO, ये हमें ज्ञात करना है DCO, है ना, प्लस कौन सा रहेगा, D वाला रहेगा, ODC कर दो, ODC दिया है, कौन सा दिया है, CDO दिया है, CDO, तो CDO ही लिखो, ऐसे लिखने में CDO इक्वल टू 180। अच्छा समझ रहे तुम, या मैं ODC पढ़ूं या CDO पढ़ूं, बात नहीं कही, कौन है, D पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये तो हमें DOC पता है 55, ऊपर ज्ञात किया, ये देखो DOC अभी ज्ञात किया 55, प्लस DCO ज्ञात करना है, तो इसको ऐसा ही लिखो, प्लस CDO, देखो CDO हमें दिया है 70, इसको 70 लिखो, 70 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। तो 70 और ये कितने हो गए, 7 5 12 125, 125 प्लस DCO इक्वल टू 180, तो 125 फिर उधर चले जाएंगे, है ना, तो एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस के 125, बताओ कितना बचा, फिर वही बताया, वो तो 55 डिग्री बचा, है ना। तो DCO भी 55 आ गया, दूसरा भी 55 आ गया। तीसरा देखो, ये दूसरा हमारा कंप्लीट हुआ, तीसरा OAB, ये वाला एंगल, तो मैंने आपको बताया था ये OAB वाला, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, ये समरूप था, हमें दिया है यहाँ पर दिया है, ऊपर वाला त्रिभुज क्या था, ODC समरूप था OAB के, देखो ये दिया है, ऊपर लिखा है ODC OAB लिख गया, एक ही बात है, OBA पढ़ दूं त्रिभुज या फिर OAB पढ़ दूं, बात तो एक ही है ना। ये समरूप है, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी DCO बराबर होगा OAB के, है ना, यानी एंगल DCO बराबर होगा एंगल OAB के। तो DCO हमने ज्ञात कर लिया, ऊपर देखो 55, तो ये भी 55 हो जाएगा, 55 डिग्री इक्वल टू एंगल OAB, सीधा लिख दो इसे, एंगल OAB इक्वल टू 55, इस तरह से आंसर आ जाएंगे आपकी, ठीक है। तीनों ही एंगल 55 आ गए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को बंद करके नोट कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, थर्ड देखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो थर्ड में लिखा हुआ है समलंब ABCD में AB DC के समांतर है। देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मेरा समलंब एक ABCD है, ABCD बनाऊं मैं, देखो ये मैंने समलंब बना ली ABCD, ठीक है, ABCD के समांतर है, AB समांतर है CD के, ये दिया है इसमें, ठीक है। अच्छा है ना। दूसरी बात, ACBD O पर प्रच्छेद करते हैं, AC विकर्ण AC और BD दोनों किस पे प्रच्छेद करते हैं, O पर प्रच्छेद करते हैं, O पर प्रच्छेद कर रहे हैं ना। अच्छा, तो समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, हमें दर्शाना है, दर्शाइए कि क्या दर्शाना है हमें, OA बट्टे में OC इक्वल टू OB बट्टे OD, ये प्रूव करके लाना है, ठीक है। बस इतनी सी बात हमें यहाँ पर दिया है चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, एक समलंब है जिसमें ABCD के समांतर, ठीक है। चलो अब उपपत्ति हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे उपपत्ति,
देखो ध्यान से, जैसे हमें प्रूव करके लाना है ओ ए बट्टे में ओ सी, तो ओ ए कहाँ मिल रहा है, ओ ए ये मिल रहा है, ठीक है, ओ सी ये मिल रहा है, बहुत अच्छी बात। आगे देखो ओ बी ये मिल रहा है इतना, और ओ डी ये मिल रहा है, तो भुजाओं का अनुपात तब बराबर होगा वो त्रिभुज समरूप होंगे। तो हमने देख पाया कि ये वाली दो भुजाएं, ये वाली दो भुजाएं काम में आ रही हैं, तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला त्रिभुज हमें समरूप करना चाहिए। अगर इन त्रिभुजों को हम समरूप कर लें तो हम इनको बड़ी आसानी से इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इनको समरूप करने के लिए हम जुगाड़ लगाएंगे। कैसे, देखो ये त्रिभुज है तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आपस में बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर, ठीक है। अच्छा देखो ये समांतर रेखा है और ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ऐसे प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, एकांतर कोण। एक समरूप क्या कहते, जब जो दो भुजाएं समांतर होती हैं और एक रेखा प्रतिच्छेदी होती है तो ये एकांतर कोण, ये वाला कोण ये इसके बराबर होता है, एकांतर अंतः कोण कहते हैं इसे, एकांतर अंतः कोण कहते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें तीनों कोण मिल जाए, मतलब ए कोण 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 समरूपता से समरूप हो जाएंगे, कोण कोण कोण, है ना। तो हल करना शुरू करते हैं। किस त्रिभुजों में ले रहे हैं हम, त्रिभुज ओ ए डी, त्रिभुज ओ ए डी व त्रिभुज ओ बी सी में, इनमें हम पढ़ना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, एंगल जो ए ओ डी है, एंगल ए ओ डी है वो बराबर है एंगल बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के। क्या नाम बताया था मैंने इसका, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये बताया था ना। तो ये शीर्षाभिमुख कोण कैंची वाले कोण इसलिए बराबर है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये एंगल, ये वाला एंगल है वो इसके बराबर, तो इस एंगल को क्या पढ़ोगे, ओ ए डी, एंगल क्या पढ़ोगे इसका, ओ ए डी, ये एंगल का निशान है, ये ट्रायंगल का, ध्यान रखते हैं, ठीक है। और इस वाले को क्या पढ़ेंगे आप, ओ सी बी, ओ सी बी, ये एकांतर अंतः कोण, ये क्या है, एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण, ठीक है ना, ये हो गया। तीसरा कोण, तीसरा जरूरत है वैसे लिख लो, नहीं तो बाई, एक मैंने उपप्रमेय सिखाया था आपको, उपप्रमेय बाद में बताया, तीन प्रमेय बताने के बाद एक उपप्रमेय बताई थी। अगर तीनों कोणों की जरूरत नहीं, अगर दो कोण मिल जाए तो भी हमारे त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। तो या तो मैं यहीं से लिखना शुरू कर दो या फिर एक और मिल रहा है तो लिख लो, जैसे ये भी इसके बराबर होगा, ओ डी ए, एंगल ओ डी ए इक्वल टू बराबर होगा ओ बी सी के, ये भी एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण, सही है, ये बराबर है। तो हमारे त्रिभुज ओ ए डी, त्रिभुज ओ ए डी समरूप हो गया त्रिभुज, हाँ त्रिभुज ओ सी बी के या फिर ओ बी सी के, ओ बी सी के बाई ए यानी कोण 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 समरूपता से। देखो ये भी कोण, ये भी कोण, ये भी कोण, बाई कोण 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 समरूपता समरूप होगा। अच्छा ये समरूप है इसलिए इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर लिख सकते हो आप, दोनों भुजाओं का अनुपात लिख सकते हो, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखना शुरू करें, देखो इस वाले त्रिभुज की भुजा ओ बी, ओ ए सॉरी, इस वाले की ओ ए, ये ओ ए लिख लिया हमने, ठीक है, बटे में इस वाले की ओ बी, इस वाले की ओ बी बराबर। अब देखो इस वाले की ओ डी लिखना चाहो तो, है ना, ओ डी लिख लो या फिर ओ सी लिख लो, इस वाले की ओ सी, इस वाले की ओ डी, ऐसे ओ सी और ओ डी, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो करना है तभी ये अनुपात में आ पाएंगे, क्योंकि इसमें तुम्हें ये कन्फर्म नहीं कौन सा लंब है कौन सा कर्ण है, तो इसका हमने आधार लिख लिया तो इसका भी आधार लिख लिया, इसका लंब लिख लिया तो इसका भी लंब लिख लिया, इस तरह से लिख लेते हैं। तो देख क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो ओ सी आ जाएगा, यहाँ पे ओ बी आ जाएगा, यानी ओ ए बट्टे ओ सी इक्वल टू ओ बी बट्टे ओ डी, ऐसे प्रूव हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ओ ए इस वाले त्रिभुज की भुजा लिख ली तो इसको ओ सी इस वाले की लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ओ ए मैंने इस वाले त्रिभुज की भुजा लिख ली तो इसको मैं ओ सी लिख सकता हूँ, इस वाले त्रिभुज की भुजा है तो है। अच्छा इस वाले त्रिभुज की भुजा ओ बी लिख लेता मैं, ओ बी है ना, इस वाले की ओ डी लिख देता, तो कोई दिक्कत नहीं, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए कैसे भी, ठीक है, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। चलो हटा दें, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, इरेज करता हूँ मैं।
अब क्वेश्चन नंबर हम 4th देखेंगे, ठीक है। 4th में दिया आकृति 6.36 में, आकृति 6.36 में क्यू आर ये दिया है, लिख रहा हूं मैं, दिया है, वो दिया है क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्यू आर बट्टे क्यू एस इजकल टू क्यू टी बट्टे पी आर, ये दिया है। और एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर दिया। अभी मैं चित्र बनाऊंगा तब उसमें एंगल 1 एंगल 2 लिखा है, ठीक है। हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस है, वो समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर की, इसके समरूप। अब मैं चित्र बनाता हूँ, यहाँ पे चित्र बना दे रहा हूँ, चित्र बना हुआ है किताब में, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आ गया चित्र। देखो यहाँ पर P लिखा है और यहाँ पर इस तरह से S लिखा है, ये क्या लिखा है, S लिखा है, ठीक है। ये एंगल 2 है ये वाला, और ये वाला एंगल 1 है, ऐसे दिया है। छोटा बड़ा हो गया मुझसे बनाने में, पर ऐसे दिया है वैसे मान लो, ठीक है। जैसे हमें दिया है 1 एंगल 2 बराबर है, लो थोड़ा और बड़ा कर दूं उसको मैं आपके सामने जस्ट बनाता हूं, देखो, है ना, आप भी बनाना सीखो कि सही बन जाया करे। अब सही है, ठीक है। लो ये एंगल अब लगाओ, बराबर लगने लगे, अब लगने लगे, ठीक है। एंगल 1 है वो 2 के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है पी क्यू। अब पी क्यू एस को समझो कहाँ है, देखो पी क्यू एस छोटा वाला त्रिभुज इधर वाला, और टी क्यू आर ये वाला, ठीक है। तो हमें क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, या फिर तीनों एंगल बराबर होना चाहिए, या फिर भुजा कोण भुजा पढ़ा था हमने, एस ए एस, है ना, वो भी पढ़ा। तो हमें दिया उस पर फोकस करो, हमें दिया क्यू आर, यहां से दिया हमें क्यू आर, क्या दिया है, क्यू आर, और ये क्यू एस। तो ये दो भुजाएं तो मिलेगी हमें, क्यों, हमारा त्रिभुज टी क्यू आर है, वो क्यू आर तक पहुंच रहा है, ठीक है, और दूसरा क्यू एस यहाँ तक पहुंच रहा है। दूसरा इधर देखो क्यू टी ये भी मैच कर रहा है, ये भी सही है, क्यू टी ये भी मैच कर रहा है। ये दिया फिर पी आर, बस यही लफड़ा है। ये जो पी आर है, ये पी आर नहीं आ रहा हमारे त्रिभुज, हमारा आ रहा है पी क्यू। पी आर के स्थान पर कैसे करके पी क्यू आ जाए तो जुगाड़ सही बन जाएगी, ठीक है। एंगल तो हम इसलिए ढूंढ लें क्योंकि एंगल ये वाला एंगल क्यू है, दोनों मैच कर रहा है। देखो पी क्यू एस में भी मैच कर रहा है, टी क्यू आर में भी मैच कर रहा है, ये कॉमन हो जाएगा, ये वाला एंगल बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, ठीक है, वेनिस्ट हो जाएगा दोनों में। बस हमें पी आर के स्थान पर क्यू पी लेके आना है, उसे कैसे ले आएंगे वो बस बताना है, बस यहाँ से हल करता हूँ मैं उपपत्ति। थोड़ी सी बात है, बस तुरंत समझ में आ जाएगी। देखो हमें दिया है, वहां से समझेगा। हमें दिया है एंगल 1 है, एंगल 2 के बराबर दिया है, ये दिया है यहाँ से हमें। अच्छा ये अगर हमें इस तरह से दिया है तो देखो ये वाला एंगल इसके बराबर दिया है हमें, ये वाला। तो जब दो कोण बराबर होते हैं उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, यानी पी आर बराबर होगी पी क्यू के, पी आर बराबर होगी पी क्यू के, क्यों, संगत भुजाएं बराबर होती है, बराबर कोणों की संगत भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो यानी एंगल अगर ये बराबर, तो इसलिए क्या, कौन सी पी क्यू भुजा बराबर होगी पी आर की, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बराबर कोणों की संगत भुजाएं बराबर होती है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। बड़ा है थोड़ा, बराबर कोणों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। बराबर कोणों की संगत भुजाएं क्या होती है हमारी, बराबर होती है, इसलिए बराबर है। तो इसका मतलब देखो ये पी क्यू है ना, पी क्यू, और ये पी आर के स्थान पी क्यू लिख देंगे हम, ठीक है। तो लिखे यहाँ पर, देखो हमें दिया उसको लिखूंगा मैं पहले, क्यू आर बट्टे क्यू एस इजकल टू क्यू टी बट्टे पी आर, ये हमें दिया था, इतना हमें दिया है, ठीक है। इस पी आर के स्थान पर पी क्यू लिख दूंगा मैं, देखो क्यू आर बटे क्यू एस इजकल टू क्यू टी बटे क्यू पी,
अब सब में क्यू क्यू पहले लिखिए तो मैंने पी क्यू को भी क्यू पी कर दिया, देखने में ठीक लग रहा है, ठीक है, ये हमने सिद्ध कर लिया, उससे लिख दिया, ठीक है। अब देखो मिलाओ इनको, क्यू आर कहाँ गया भाई, क्यू आर सही है, क्यू एस देखो पूरा त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज है ना, सही है, क्यू टी देखो पूरा त्रिभुज और नीचे क्यू छोटा त्रिभुज, सही है, भुजाएं दो भुजाएं मिलेगी। अब देखो ये कोण क्यू है ना, कोण क्यू बराबर कोण क्यू है ना, ये उभयनिष्ठ है, दोनों मैच कर रहा है, ये उभयनिष्ठ है, दोनों मैच कर रहा है ना। अब हो जाएगा ऐसे ऐसे त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया त्रिभुज टी क्यू आर की बाई एस ए एस, ठीक है ना, मतलब भुजा कोण भुजा से ये समरूप हो गया। बस केवल ये समझने की बात थी इसमें, और सब आसान है, ठीक है। 14 समझ में आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको बंद करके नोट कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, 5 में लिखा हुआ है पी क्यू आर की भुजाओं पी आर क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस टी इस प्रकार है। देखो ये तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि चित्र नहीं दिया इसमें, पी क्यू आर है त्रिभुज, इसकी भुजाओं पी आर क्यू आर पर, पी आर ये वाला, पी आर इस पर और क्यू आर ये वाला इस पर, इस वाली भुजा पर, ठीक है। अच्छा क्या स्थित है, बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि एस, एक तो एस है यहाँ पर, ये एस है और एक यहाँ पर टी है, इनको मैंने मिला दिया इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी है वो इक्वल टू है एंगल आर टी एस के। तब हमें प्रूव करना है, दर्शाना है क्या दर्शाना है हमें कि आर पी क्यू त्रिभुज आर पी क्यू वो समरूप होगा टी क्यू आर के, नहीं आर टी एस की, आर पी क्यू आर टी एस के समरूप होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। समझो देखो एंगल पी, ये वाला एंगल पी है, ये वाला एंगल आर टी एस इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। ये हमें दिया है, ऊपर दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये दिया है। अच्छा तो हमें समरूप करना है आर पी क्यू, देखो आर पी क्यू ढूंढो, आर पी क्यू ये बड़ा वाला पूरा त्रिभुज जितना बड़ा दिख रहा है पूरा, और आर टी छोटा वाला त्रिभुज समरूप करना है। तो एक एंगल तो मिल गया, दिया है ये तो, और एक एंगल कॉमन हो गया, देखो पढ़ के देखो, आर पी क्यू पढ़ लो तो भी कौन आर आ गया, और आर टी एस पढ़ लो फिर भी आर आ गया, तो आर तो कॉमन हो गया, ओवेनिस्ट हो गया, बस हो गया, यही तो खेल है पूरा। उपपत्ति लिखो, देखो इसमें देखो हमें दिया है, इसको लिखो पहले तो, है ना, दिया है एंगल P बराबर एंगल आर टी एस, ये दिया है हमें, ये हमें दिया है, ठीक है। अच्छा दूसरा एंगल R है, वो एंगल R के बराबर है, ओवेनिस्ट, ये ओवेनिस्ट दोनों त्रिभुजों में मैच कर रहा है, दोनों त्रिभुज पढ़ के देखो दोनों मैच कर रहा है, ओवेनिस्ट है, कॉमन है। अच्छा तो हमने उपपर में पढ़ाई थी एक, केवल दो कोण बन जाए फिर भी आप समरूप कह सकते हो उन्हें, तो हमारा हो गया आर पी क्यू, इसलिए ट्रायंगल आर पी क्यू समरूप हो गया ट्रायंगल आर टी एस के बाई एस ए नहीं क्या गलत लिखे, बाई ए केवल कौन दो मिले हैं, इसी समरूप हो गए, समरूप है पूछा, सबसे छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी छोटा क्वेश्चन है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसे उठाते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो बंद करके नोट कर लो। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 आएगा यार, 5 के बाद 6 आता है, छठवां आता है। चलो छठवां देखो, छठवां आकृति 6.37, अच्छा बना हुआ है, ये तो बना है पहले से, आकृति 6.37 बना हुआ है इस तरह से,
ए बी सी लिखा है यहाँ पर, ए बी सी, और यहाँ पर डी ई ए, डी और ई है, और इस तरह से मिला हुआ है, बी ई मिला है और सी डी मिला है, ऐसे मिला है, ठीक है। अच्छा, तो हमें दिया है, इसमें दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है। ये कक्षा 9th का कंसेप्ट है, त्रिभुज ए सी डी के सर्वांग सम है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा। इतना दिया है, ठीक है। इसको अब हल करते हैं, देखो गौर से। उपपत्ति हम क्या जानते हैं समरूप करने के लिए, या तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तीनों, या फिर तीनों कोण बराबर हो, या फिर दो भुजाएं मिल जाए और क्या कहते हैं हमारा एक कोण मिल जाए, तो ऐसे कर लें। तो इसमें देखो हम देख रहे हैं ए डी ऊपर वाला त्रिभुज और ए बी सी नीचे वाला त्रिभुज। तो देखो दोनों त्रिभुज जब मैंने पढ़े तो उसमें ए आ गया, तो ये तो हमारा कॉमन हो गया, तो एक कोण की तो टेंशन खत्म हो गई हमारी, कोण तो मिल गया, ठीक है। अब भुजा और मिल जाए हमें, तो भुजा के लिए ये दोनों चीजें दी है। देखो ये एक कंसेप्ट होता है पूरा, ए बी ई सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम का निशान बराबर, ठीक है। और ए सी डी के सर्वांग सम होता है बराबर भी हो समरूप भी हो, समरूप का भी निशान है, इक्वल का भी निशान है। इसमें भुजाएं अनुपात नहीं होता, बराबर होती, डायरेक्ट बराबर होती, ठीक है, अनुपात लगाने की जरूरत नहीं। तो देखो हमारा ए बी सी देखें, ए बी सी पूरा त्रिभुज, और ए बी ई है, ए बी ई इधर वाला देखो, ये वाला ए बी ई, ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला इतना त्रिभुज समरूप है ए सी डी के यहाँ तक के, है ना। तो इनकी भुजाओं का अनुपात नहीं, इनकी भुजाएं बराबर होंगी, यानी ए बी ई में ए बी भुजा बराबर होगी ए सी के, ठीक है, सर्वांग सम है इसलिए, है ना। अच्छा, दूसरी ए डी भुजा बराबर होगी ए ई के, ए डी भुजा बराबर होगी ए ई के, और तीसरी बी ई भुजा बराबर सी डी की, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, केवल बी ई बराबर होगी सी डी की, अगर कभी जरूरत पड़े तो होगी ये बराबर, क्यों, सर्वांग सम है, लेकिन हमें खास जरूरत नहीं पड़ रही है इसलिए, है ना। तो देखो इनको मैं भाग कर दूं, इनका मैं समीकरण 1 है, ये 2 है, ये दोनों हमें पता चलेगा ये बराबर है, इनका मैं डिवाइड कर दूं, अगर समीकरण 1 में 2 से भाग कर दूं तो देखो अनुपात हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 से भाग कर दूं तो मेरा अनुपात मिल जाएगा, कैसे, ए बी के नीचे तो ए डी आ जाएगा, है ना, और ए सी के नीचे ए ई आ जाएगा, भाग करूंगा तो देखो ए बी पूरी भुजा और ए डी छोटी भुजा, ए सी पूरी भुजा ए ई छोटी भुजा, देखो मिलेगा, दो भुजाओं का अनुपात मिलेगा, केवल ए एंगल कॉमन है, एंगल ए बराबर, इसको लिखें ओवेनिस्ट यानी कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है, कॉमन भी मिलेगा। तो बाई ऐसे त्रिभुज समरूप हो गए, यानी त्रिभुज ए डी ई, ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई छोटा वाला ए बी सी के पूरे त्रिभुज ए बी सी के ए बी समरूप हो बाई एस ए एस, ठीक है ना, बाई एस ए एस से समरूप हो गया, मतलब भुजा कोण भुजा, देखो पढ़ के देखो, ये पूरा त्रिभुज की भुजा फिर कोण फिर भुजा, छोटे वाले को पढ़ो, भुजा फिर कोण फिर भुजा, ठीक है, समझ आया। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 6वां है ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले उसका। चलो उठाता हूँ इसको मैं, आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमारा कह रहा है कि आकृति 6.38, अच्छा ये भी बना हुआ है, देखो ये भी बना है इसमें, इसको मैं बना दे रहा हूं, हाँ ए बी सी, इस पे देखो ये लंब है, ऐसे करके ऐसे ये लंब डाला गया है, इस पे सी ई लंब है इसमें, ठीक है, और यहाँ से ए डी लंब डाला गया है, ऐसे करके ए डी लंब, ये लंब डाला गया है, ठीक है। देखो इसमें कहा भी है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज
ए बी सी में हमारे लंब डले हुए हैं। ए डी लंब है हमारा किस पर, ए डी लंब है बी सी पर, बी सी पर, और ए ई लंब है हमारा ए बी पर। ये दो लंब डाले गए तो हमें दर्शाना है, दर्शाना है। 4 क्वेश्चन है इसमें। पहला नंबर, त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के। दूसरा नंबर त्रिभुज ए बी डी असमरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के, ठीक है। तीसरा नंबर हमें प्रूव करना है त्रिभुज ए ई पी असमरूप होगा ए डी बी के। चौथा क्वेश्चन, त्रिभुज पी डी सी समरूप होगा त्रिभुज बी ई सी के, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हमें प्रूव करने हैं, ठीक है। चलो देखो उपपत्ति। सबसे पहले मैं एक करूंगा केवल, है ना, पहले एक देखूंगा। पहला नंबर है मेरा त्रिभुज ए ई पी समरूप करना है मुझे प्रूव, और त्रिभुज सी डी पी के, ठीक है। तो मैं इसी पर फोकस करूंगा, सब चारों पर नहीं करूंगा, केवल पहले वाले को देखूंगा, ठीक है। तो पहले वाले को देखने के लिए तो ए ई पी ढूंढो। ए ई पी कहाँ है, ये पॉइंट पी पे काट रहा है हमारा। उसने कहा है कि लंब सी ई और ए डी बिंदु पी पर काट रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ए ई पी ये छोटा वाला त्रिभुज होगा, ये वाला, ये है ना, और सी डी पी ये वाला त्रिभुज होगा ऊपर वाला। ये मुझे प्रूव करना है कि ये समरूप हो जाए। समरूप होने के लिए देखो हमें कोण मिल गया, देखो एक शीर्षाभिमुख कोण ये मिल गया, शीर्षाभिमुख कोण। और देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90, इधर 90 तुम्हें दर्शा रहे, इधर भी तो दर्शा सकते हो। तो 90-90 ये मिल गए, क्यों लंबा है तो 90 डिग्री कोण होगा। तो ए से समरूप और उपप्रमेय, इसमें प्रमेय मत लगाओ, उपप्रमेय से हल कर लो, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए देखो एंगल, इसका नाम क्या लूंगा मैं, ए पी ई या फिर ई पी ए, कछु लिख लो, ए पी ई बराबर होगा सी पी डी के या डी पी सी के, एंगल डी पी सी के। क्या नाम है इनका, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ये, इसलिए बराबर, ठीक है। दूसरी बात, ये वाला कोण ए ई पी, एंगल ए ई पी बराबर है इस वाले के एंगल, ये नाम क्या देंगे हम, सी डी पी, एंगल सी डी पी। ये दोनों 90 डिग्री कोण है, ये इसलिए बराबर है, दोनों कैसे 90 डिग्री कोण है। तो बाई ए से ही समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। तो त्रिभुज ए ई पी समरूप हो गया त्रिभुज सी डी पी के बाई ए, ठीक है। और मैं बता दूं ये बाकी के जो क्वेश्चन है सिमिलरली इसी तरह से, इसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो मैं आपको केवल समझा दे रहा हूं, इसको लिख नहीं रहा हूं। देखो अब दूसरा मुझे प्रूव करना ए बी डी सी बी है, तो इसको मैं देखो उठा के बताता हूं कि हमारा ये त्रिभुज कहाँ मैच कराएंगे। देखो ए बी डी ढूंढो, ए बी डी, ये पूरा वाला नीचे वाला ट्रायंगल, ये पूरा नीचे वाला है ना, और ऊपर सी बी ई, इधर वाला पूरा, इधर वाला, ये इधर वाला पूरा। तो इसमें देखो बी तो मैच ही कर गया, बी दोनों मैच कर रहा है, बी दोनों मैच कर गया, और 90 डिग्री बन रहा है इसमें। कौन सा नाम, ए बी डी बन रहा है, सही है। इधर वाला देखो 90 बन रहा है, और सी बी ई ये भी 90 बन, सही है। एक 90 हो गया और बी वाला मैच कर गया, ठीक है। तो ये भी ए से समरूप हो गया, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरे पे गौर करो, इनको मैं उठा रहा हूँ, मैं इनको समझा दे रहा हूँ, क्यों बहुत सारा है, बेकार क्यों टाइम खराब करवा रहे। ए ई पी ढूंढो कहाँ है, ए ई पी देखो ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला, ए ई पी, ए बी डी, ए डी बी पूरे वाले, नीचे वाले पूरे से, इसका संबंध पूरे वर्ग से करना है। तो ए तो कॉमन ही आ गया यार, ए तो कॉमन मिल गया, है ना। और देखो इसमें देखो 90 डिग्री ये वाला, इसमें 90 डिग्री ये वाला। मैं कह रहा हूँ यही पैटर्न बनेगा बस, और कुछ बनेगा नहीं। इसमें शीर्षाभिमुख मिल गया, उसमें कॉमन मिल रहा है, इसमें बी कॉमन मिल गया था, इसमें ए कॉमन मिल गया था, ठीक है। समझ आ रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसे। अच्छा तीसरा देखो, चौथा एक और लास्ट देखो इसका, पी डी सी ऊपर वाला पी डी सी बी ई सी के, कहाँ है, बी ई सी, अच्छा पी डी सी बी ई सी के, सही है। इसमें सी कॉमन मैच कर जाएगा, इसमें एंगल सी कॉमन मैच कर जाएगा, और ये 90 डिग्री है, ये दोनों में 90 तो लगना ही, चारों में 90 लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको लिख लेना, आगे बात समझ में। इस तरह से चारों पार्ट्स आपके हो जाएंगे, मैंने एक करके दिखा दिया है, बाकी तीनों समझा दिए, ठीक है। चलो 18 मैं इनको
क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर फोकस करो। जो 8वां है, समांतर चतुर्भुज ABCD। अच्छा, इसका चित्र नहीं दिया, बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये बनेगा समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई की बजाय AD पर E एक बिंदु स्थित है। देखो इसकी AD को बढ़ाएं हम, AD को इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे करके, ऐसे, अरे भाई सही बढ़ जा, ऐसे बढ़ा दे, बढ़ा दी, चलो, है ना। और E पॉइंट है, ये बढ़ाने के बाद यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, E पॉइंट है ना। और E पॉइंट इस तरह से स्थित है कि BE भुजा CD पर F पर प्रक्षेप करती है। BE भुजा यानी B को E से मिलाना पड़ेगा, है ना, और CD को F पर प्रक्षेप करती है, F पर प्रक्षेप, ये पॉइंट F है। तब हमें दर्शाना है, तब क्या दर्शाना है, प्रूव करना है, दर्शाना है कि त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के, त्रिभुज CFB के, सही है, चलो सही है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। तो कैसे करेंगे इसको, हमें दिया है कि चतुर्भुज ABCD है, वो समांतर है, समांतर चतुर्भुज, उसकी AD भुजा बढ़ा दी हमने, BE को मिला दिया, वो F पर काट रहा है CD को, ठीक है, F पॉइंट पर काट रहा है। तो यहाँ पर उपपत्ति करना शुरू करें, उपपत्ति, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो, ये हमारा इस तरह से, ये समांतर चतुर्भुज, तो ये भुजाएं समांतर होंगी, भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, इसके और खींचे तो वो भी समांतर हो जाएगी, ऐसे होगी ना। तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसके एकांतर कोण, इसे क्या कहेंगे हम, एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण कहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं, एंगल A है वो एंगल C के बराबर होगा। तो देखो हो गया, ABE बड़ा वाला त्रिभुज है, और ये CFB छोटा वाला त्रिभुज, दो कोण मिलेंगे भाई, AA से समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको ABE, त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में, ठीक है, यहाँ पे E लिखा है, E है, ठीक है। अब हल करना शुरू करेंगे। तो इस वाले एंगल को लिखेंगे, इस वाले को क्या लिखेंगे, CBF लिखेंगे, इस वाले को AEB लिखेंगे। तो AEB इक्वल टू CBF, इसको लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण हो गया, ठीक है, एकांतर अंतःकोण। अच्छा, इस वाले को एंगल A बराबर एंगल C लिखेंगे, क्यों, ये लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ना, यानी ये सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो दो कोण मिलेंगे, बस तीसरे ढूंढने की जरूरत क्या है, जब हमारे ऊपर में पूरा काम कर रही है तो उसमें तीनों कोण ढूंढने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसी को लिख देंगे हम त्रिभुज ABE और समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के बाई AA, बस इतने से हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां था। आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में क्या कह रहा है हमारा, 9 में अच्छा इसमें भी चित्र दिया, आकृति 6.39 में बनाता हूँ, है ना, 6.39 पूरा पढ़ लूँ। ABC AMP समकोण, अच्छा मुझे समकोण बनाना है, इसका मतलब ये मुझे ऐसे समकोण बनाना है, ये लंब डायरेक्ट ऐसे डालना है, तभी तो समकोण बन पाएगा ऐसे, और इस पे ऐसे मुझे लंब डालना है इस पे, तब ये समकोण बन पाएगा ऐसे। तो मेरा लिखा है नाम इस पे ABC और यहाँ पर P लिखा है, यहाँ पर M लिखा है, ठीक है, इस तरह से लिखा है। हमें सिद्ध करना है, उसे लिखूँ तभी सिद्ध कर पाएंगे।
सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहला दो सवाल करने, क्या क्या? ए बी सी ए एम पी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी की, ए एम पी के। दूसरा प्रूव करना है सी ए पी ए इजकल टू बी सी एम पी, ये प्रूव करना है। और इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है ना, हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी समकोण है यानी ये 90 डिग्री के कोण है, इसमें ये 90 डिग्री दो कोण है, ठीक है। ये हमें 90 डिग्री दिया, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से हल हो पाएगा। आगे देखते हैं उपपत्ति, समझो ध्यान से। हमें लेना है त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी इतना, और ए एम पी में तो तुम्हें दो बार फिर मिलेगा, तो ए तो देखो कॉमन ही आ गया, ए कॉमन आ गया। और ए बी सी पढ़े तो बी कोण 90 डिग्री हो गया, देखो ए बी सी 90, और ए एम पी पढ़े तो फिर 90 आ गया, तो बस हो गया। एक कोण वेनिस्ट मिलेगा, एक को 90 डिग्री कोण मिलेगा, सही है। तो इन्हीं में हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में क्या क्या मिल रहा है हमें? एक तो मिल रहा है एंगल ए बी सी बराबर एक एंगल ए एम पी के, जो क्यों बराबर? दोनों 90 डिग्री इसलिए बराबर है। और एंगल ए है वो एंगल ए के ही बराबर है, ये क्या है? वो वेनिस्ट कहते हैं, दोनों त्रिभुजों में मैच कर रहा है, दोनों त्रिभुजों में ये एंगल मैच कर रहा है, इसलिए बराबर। तो बाई ए से समरूप होगी। इनको पहला क्वेश्चन हमारा उत्तर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के कैसे? बाई ए। अच्छा एक बात याद रखते हैं, अगर त्रिभुज समरूप है तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। कैसे? देखो इनकी भुजा, देखो जो 90 डिग्री कोण है तो इसके सामने वाली भुजा सी है ना, सी है, और ये 90 डिग्री कोण है, देखो इसके सामने वाला भुजा पी है, यानी सी ए बट्टे पी ए इजकल टू, और देखो इसका लंब BC, इसका लंब MP, यानी इसका लंब BC, इसका लंब MP, ये भी बराबर होगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये प्रूव हो गए दोनों, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, दोनों प्रूव हो गए हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। चलो आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन कितने हैं इसमें? क्वेश्चन 16 है, यानी 9 हो गए, तो 9 निकाल देंगे, 7 बचे क्वेश्चन है। चलो तो अगले लेक्चर में देखते हैं 7 क्वेश्चनों को, आगे वाले 7 क्वेश्चन है अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का, या फिर वीडियो बंद करके नोट कर लो। तो आगे वाले लेक्चर में 10 से शुरू करेंगे, 10 से लेकर 16 तक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो 2 लेक्चरों में ये समाप्त हो जाएगा बिल्कुल, और इस बार लेक्चर में यहीं तक हल करते हैं हम क्वेश्चनों को, ठीक है। आप कोशिश करते रहो, 1 तारीख से मैं प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करूंगा, तो प्रैक्टिस सेट आप लगाना, ठीक है, मेरे साथ साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।